गरीब आदमी का एसी वाला पंखा। एक समय की बात है। एक गरीब आदमी राम नामक व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। वह कठिन मेहनती था, लेकिन उसे अपने परिवार को सहारा देने के लिए काफी पैसे कमाने में कठिनाई होती थी। एक दिन गर्मी की तापमान बेहद ज्यादा बढ़ गई और राम का परिवार पीड़ित हो रहा था। उसके पास एक एयर कंडीशन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपना खुद का बना ले। राम बाजार गया और कुछ बर्फ, एक पंखा और एक कपड़ा खरीदा। फिर वह घर चला गया और अपनी आविष्कार स्थापित की। उसने पंखे के सामने बर्फ रखी। उसने पंखे और बर्फ पर कपड़ा ढलाई। पंखा बर्फ से ठंडी हवा उड़ाता था और कपड़ा एक शीतल, ताजगी भरी हवा बनाती थी। राम के परिवार को उसकी आविष्कार से बहुत खुशी हुई। उन्हें अंततः गर्मी के दिनों में शीतल और सुखद रहने की क्षमता मिली। राम अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था कि उसने अपनी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता दिखाई। उसे यह महसूस हुआ कि यदि वह गरीब है तो उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढने की क्षमता अवश्य है। राम की आविष्कार को गरीब आदमी का एसी वाला पंखा के नाम से पहचान मिली। यह एक सरल आविष्कार था, लेकिन यह राम और उसके परिवार के जीवन में बड़ा अंतर कर दिया। यह भी दिखाया कि यदि आप गरीब हो तो आप फिर भी संसाधनशील हो सकते हैं और अपने जीवन को सुधारने के तरीके ढूंढ सकते हैं। एक दिन शहर से एक धनी व्यक्ति राम के गांव आया। वे राम की आविष्कार पर प्रभावित हो गया और उसने राम से पूछा कि क्या वह उसे बेच सकता है। राम पहले झिझक था, लेकिन अंततः सहमत हो गया। धनी व्यक्ति ने राम को अपनी आविष्कार के लिए एक बड़ी राशि दी और राम ने इस पैसे का उपयोग अपने परिवार के जीवन को सुधारने के लिए किया। राम की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यह दिखाती है कि हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम मेहनत करके और रचनात्मक बनकर उन्हें पार कर सकते हैं। राम की आविष्कार सरल है, लेकिन यह कई लोगों के जीवन में बड़ा अंतर लाने की क्षमता रखती है। हम सभी राम की कहानी से सीख सकते हैं और प्रेरित हो सकते हैं कि हम अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके उन समस्याओं का समाधान करें जो हमारे सामने आते हैं। वाराणसी नामक एक शहर में था एक जवान लड़का देव, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनकी थी 1 एकड़ की जमीन, जिसमें वह काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन अचानक से आए 2 सैनिक और देव को बिना उसकी कोई गलती कैद खाने ले गए। देव की माँ ने सैनिकों से बहुत भीख मांगा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको कैद खाना ले गए। देव की माँ अब बेसहारा बन गई, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। इन सब की वजह से अब खेती का काम भी रुक गया। इसी तरह दिन बीत गए और सारा खेत सूख कर नष्ट हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब माँ के पास कोई खाना भी नहीं बचा। देव की माँ को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी, शायद वो उसको बताए कि वह क्या करे। देव की माँ गई एक गुरुजी के पास एक पत्र लिखने में उनकी मदद मांगने।
गुरुजी, मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है बिना उसकी कोई गलती के। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा। कृपया आप देव के लिए मेरी तरफ से एक पत्र लिख दें। देव की माँ, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने पत्र लिखा। और फिर देव की माँ उसको कैद खाना ले गई। दरवाजे पर पहरेदार ने माँ को रोका। कौन हो तुम? मैं ये पत्र अपने बेटे देव को देना चाहती हूँ। आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, इस पत्र को उस डिब्बे में डाल दो। देव की माँ ने वैसा ही किया और वहाँ से चली गई। कैद खाने पर जो भी खाना, पत्र या तोहफे आते थे, पहले पहरेदार उनको जांचते थे और तब ही कैदियों तक पहुंचाते। इसी तरह देव की माँ का पत्र भी पहले पहरेदार ने जांचा और फिर देव तक पहुंचाया। माँ का पत्र पढ़कर देव को बहुत बुरा लगा। वह सोच रहा था कि वह क्या करे जब उसके बाजू में एक और कैदी ने बोला, हे देव, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये पत्र है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा मनपसंद केक भेजा है, पर इन पहरेदारों ने तो इनको पूरा खराब कर दिया। तो हमें जो भी मिलता है हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ जी भाई साहब। देव को इस बारे में पता लगने के बाद उसने वापस अपनी माँ को एक पत्र लिखा। पहरेदार एक एक करके पत्र पढ़ते गए जब एक पहरेदार ने बोला, हे, देखो इस पत्र में क्या लिखा है। क्या है, जरा दो इधर। पहरेदार ने फिर जोर से पत्र को पढ़ा। मैया, आप मेरी चिंता ना करें। बहुत साल पहले बापू ने हमारे खेत में एक मटका छुपाया था जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना रखा है। आप उस मटके को खोद निकालो और फिर उस धन से आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चलो भाई, जल्दी जाकर इस खजाने को ढूंढ निकाले। दोनों पहरेदार लालची बन गए और देव के खेत पर जाकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पूरे 1 एकड़ की जमीन को खोद दिया और उनको कोई खजाने का मटका मिला ही नहीं। जल्द वे थक गए। क्या करे ये ना जानकर दोनों पहरेदार वापस कैद खाना चले गए। अगली सुबह जब देव की माँ जागी तो उसने देखा कि सारा जमीन जोता हुआ था और ताज़ी मिट्टी बाहर आई हुई थी। देव की माँ ने फिर से खेती बाड़ी का काम शुरू किया और अन्य बीज बोया। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगी और कुछ ही समय में उसने काफी पैसे जमा लिए, जिससे उसने अपने बेटे को जेल से रिहा करवा लिया। अगर मन से कोई चीज चाहिए होती है तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। कई साल पहले तिरुनगर एक नगर में था पटेल, जिसके पास था एक साड़ी की दुकान। पटेल के पूर्वजों से ये कारोबार चलती आ रहा था और उसके पिताजी इस व्यापार का अत्यंत आदर करते थे। पटेल के बड़े होने के बाद उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी पटेल को सौंप दी। पटेल अपने पिता की बातों को अक्सर अनसुना करके केवल दुकान जाकर खाली बैठता था, बिना कुछ काम किए। एक दिन दुकान जाते समय रास्ते में पटेल ने अपने दोस्त पलंग को बुलेट की बाइक पर देखा। उस समय से पटेल भी बुलेट के सपने देखने लगा। वाह, काश मेरे पास भी बुलेट होती, मैं भी लाऊंगा और गली गली घूमूंगा। पर तभी पटेल को ये एहसास हुआ कि बुलेट खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। निराश होकर वह दुकान पर बैठा रहा जब अचानक से उसको एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के 3 कर्मी को बुलाया। अरे जरा बताओ, हमारे पास पूरे कितने साड़ियाँ हैं? साहब जी, हमारे पास शायद लगभग 50 साड़ियाँ होंगी।
बस 50? मुझे कम से कम 150 साड़ियाँ बेचनी है। अब और 100 साड़ियाँ कहाँ से लाऊं? साहब जी, मेरा दोस्त एक थोक व्यापारी है। उसके पास एक साड़ी तकरीबन 100 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगी। माल हमारे जितना अच्छा नहीं है, पर सस्ता तो है। अच्छा, एक काम करो, उसके पास जाओ और एक साड़ी 100 रुपये के दाम पर 100 साड़ियों को ले आओ। किसी को इस बारे में नहीं बताना, ठीक है? तो हमें फिर 10,000 रुपये की जरूरत है। आप पैसे दे दो तो हम माल ले आएंगे साहब। पटेल के पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, तो वह अपने 50 साड़ियों को 1,000 के दाम में बेचने लगा। 15 दिन के अंदर उसने सारे साड़ियां बेच डाली और उन पैसों में से 10,000 निकालकर 100 और साड़ियां खरीद ले आया। पटेल ने अपनी दुकान को ऐसे सजाया जिससे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान पर आने लगे। एक साड़ी 1,000 रुपये के दाम पर खरीदने लगे। 1,50,000 कमाने के बाद पटेल ने अपनी मनपसंद बुलेट खरीद ली। एक दिन पलक साड़ी वाले को रोक कर पूछा, भैया कितने में बेच रहे हो? 100 रुपये में एक साड़ी मैडम। अच्छा, जरा मुझे दिखाओ। साड़ियों को देखने के बाद दोनों पलक और मनीषा हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुनिए जी, पिछली बार मैंने ऐसी ही साड़ी पटेल की दुकान से 1,000 रुपये में खरीदा था। हाँ, सही बोला तुमने, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कहकर पलक और मनीषा ने साड़ी वाले को बाजार में लाया और सब लोगों को जमा किया। सुनिए सब लोग, मैंने ये साड़ी पटेल की दुकान पर 1,000 रुपये में खरीदा था और ये लड़का वही साड़ी 100 रुपये में बेच रहा है। ये तो धोखा हुआ। मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो, इसीलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ जमा किया है। ऐसा कहते हुए सारी भीड़ पटेल की दुकान की ओर चल पड़े। पटेल ने अपनी नई बुलेट के लिए पूजा करवाया और अपनी दुकान की ओर आया। दुकान के बाहर इतनी भीड़ जमा देखकर हैरान परेशान हो गया। 1,000 में एक साड़ी बेच रहे हो और ये एक पोछे के लायक भी नहीं है। तुमने 100 रुपयों की साड़ी को खरीदा और हम सबको 1,000 में बेच रहे हो। क्या ये ठीक है पटेल? सारी भीड़ पटेल के ऊपर टूट पड़ी और धमकी देने लगी कि अगर वो उनके पैसे वापस नहीं करेगा तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब पटेल के पिताजी को ये खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान पर आ गए। सुनिए भाइयों और बहनों, सुनिए, कृपया आप सब लोग क्षमा कर दे। आप सबको हमारी दुकान के बारे में कई सालों से पता है ना। जो मेरे बेटे ने किया वो बहुत गलत है। मैं आप सबको पैसे वापस लौटा दूंगा, क्षमा करें। ऐसा कहते हुए पटेल के पिता ने सबको एक एक करके पैसे लौटा दिए। सबसे छोटे बेटे हो, इसीलिए इतना लाड़ और प्यार से पाला है तुमको। तुम पर दुकान की जिम्मेदारी सौंपा ताकि तुम भी अपने भाइयों की तरह सफल बन जाओ, पर उल्टा तुमने मुझे ही शर्मिंदा किया। अगर मेरी एक भी बात मानते तो आज ये नौबत नहीं आती। उस दिन पटेल ने अपना सबक सीख लिया और ऐसी गलती दोबारा जिंदगी में नहीं दोहराया।